हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो झारखंड बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में लोग बात करने वाले आप लोगों को जो साइंस का मॉडल पेपर सेट 30 जारी हुआ, उसमें हम लोग साइंस का सभी यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितने सारे सब्जेक्टिव सवाल है, बड़े सवाल छोटे सवाल, मतलब दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, सारे सवाल हम लोग देखने वाले हैं और सबका आंसर डिटेल में देखेंगे और समझाएंगे भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऑल में प्रेस करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहले देखिए, जो भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में आप लोग इसमें से कुछ सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना प्यारा सा चेहरा देखते हैं, ठीक है, आप लोग अपना प्यारा सा चेहरा देखते हैं जो दर्पण में पढ़ते हैं हर रोज़, उसी को समतल दर्पण बोलते हैं। बोला उसकी विशेषताएं क्या है, तो देखिए क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहली विशेषताएं, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। भैया हम लोग जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो उल्टा बनाता है क्या चेहरा? अरे भूत बना देगा तब तो नहीं, सीधा बनाता है, आप लोग देखते होंगे। तो पहला विशेषता ये हो गया। दूसरा हो गया कि समतल दर्पण समान साइज का प्रतिबिंब बना, देखिए यहाँ जहाँ डैश डैश दिए हैं तो ऊपर वाला समतल दर्पण हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। कितना? जितने बड़े हम लोग होते हैं उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। और थर्ड पॉइंट है कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, मतलब दर्पण से जितना दूरी पर हम लोग खड़े होते हैं उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए आप दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप अपना चेहरा लेकर खड़े हैं यहाँ पर, तो आपका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। अगर ये 5 मीटर है ये दूरी, तो ये भी 5 मीटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 विशेषताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और आपको रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा पूरा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एग्जाम में तो लाभ होगा ही। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष पूछा है, तो निकट दृष्टि दोष मतलब ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हम लोग सामने का वस्तु को देख सकते हैं पर दूर का वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे देखिए, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ देख सकता है पर दूर का नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब आपके अगर सामने कोई वस्तु है तो उसको देख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए दूर हो गया, थोड़ा दूर में वस्तु रखा है तो आप उसको नहीं देख पाते हैं, धुंधला दिखाई देता है, तो इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किससे? निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है। इसका मतलब जो नाम लिखा है उसका उल्टा होता है। ठीक है, जैसे निकट दृष्टि दोष में आप लोगों को मन में चला होगा, अरे निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, नाम ऐसे दिया है कि जैसे निकट दृष्टि दोष तो निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष दूर वाला दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही धाकड़ सा सवाल है और सिर्फ आप लोग चित्र बना देना है, नंबर मिल जाएगा। बोले एक विद्युत परिपथ कार्य खींचिए, तो सिंपल सा आप लोगों को कैसे भी खींच देना है, एक तार लेके उसमें प्रतिरोध वोल्व दिखा देना हो जाएगा। जैसे देखिए एक तार लिए, तार में यहाँ एक प्रतिरोध है, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब जलेगा और आगे जाकर यहाँ पर देखिए कुंजी, मतलब ये स्विच दिया है, देखिए यहाँ स्विच दिया है, इसको हम लोग कुंजी बोलते हैं के, और आगे जाकर यहाँ पे आमीटर लगा हुआ है ए, और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे बैटरी हुआ, किसी भी वोल्टेज का हो सकता है बैटरी, और ये जो धारा बह रही है इसमें आई धारा बह रही है। बस ये हम लोग का परिपथ बन गया। इतना कर दीजिएगा, आप लोग फुल नंबर, एक नंबर भी नहीं कटेगा, दैट इज माई गारंटी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, उसको अगर गर्म करते हैं उसका विलयन को, तो क्या होगा? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब गर्म करेंगे ना, तो यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करेगा। क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जब विलयन को गर्म करेंगे तो क्या करेगा, यह क्या क्या प्रदान करेगा? सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखने बोला है, तो देख लीजिए और साफ हो जाएगा आपको। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया NaHCO3, ठीक है, इसको जब हम लोग गर्म कर रहे हैं या उष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? Na2CO3 मिल रहा है, H2O मिल रहा है और CO2। Na2CO3 मतलब क्या? ये सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा, और जल, और क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको संतुलित करने के लिए आप 2 लगा दिया है। ठीक है, बस हो गया। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। भैया संतुलित समीकरण का मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग एग्जाम में 2 से 4 नंबर इसमें ज़रूर पूछा जाएगा, तो हर एक बच्चा को ये आना चाहिए। मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए जैसे बहुत ही आसान सा सवाल दिया है, और आप लोग देखिए ये जो सवाल आप लोग को दिख रहा है MnCl2 वाला, ठीक है, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था जो कुछ दिन पहले, उसमें भी मैंने ये सवाल दिया था, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट सवाल ही हम कराते हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। देखिए Mg + O2 गिव्स MgO, तो इसको संतुलित करना। देखिए इधर O2 मतलब O 2 गो है, इधर क्या गो है, 1 गो है, तो इसको 2 करना पड़ेगा ना। तुम आगे क्या दे दिए, 2 दे दिए। अब भैया आगे 2 दिए तो हमारा Mg भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, हाँ हो गया, तो क्या दिक्कत, इसके आप एक आगे भी 2 दे दीजिए, तो यहाँ 2 दे दिए, इसके आगे भी हो गया संतुलित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, MnO2 + HCl गिव्स MnCl2 + H2O + Cl2, इसको कैसे क्या बोलते हैं, संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर MnO2 + HCl है, यहाँ पे देखिए MnCl2, यहाँ पे देखिए Mn तो सेम है। क्लोरीन देखिए यहाँ पर क्लोरीन 1 गो है, इधर क्या होगा 2 गो, 2 गो 4 गो, मतलब भैया हमको क्लोरीन 4 गो करना है, चाहे कैसे भी, तो 4 गो कर देते हैं ना, तो आगे 4 दे दिए हम, यहाँ पे देखिए 4 दे दिए, 4 गो क्लोरीन हो गया। अब 4 को क्लोरीन करने के चक्कर में ये हाइड्रोजन भी पिसा गया, और ये भी 4 गो हो गया, देख सकते हैं ना, ये भी 4 गो हो गया। और इसके बारे में डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग वहाँ देखिए और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो 4 हो गया, तो इसको भी 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 का हाइड्रोजन है ना, इसको हम आगे में 2 देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए आगे में हम यहाँ 2 दे दिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन गिन लीजिए, ऑक्सीजन कितना, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। बस हो गया हम लोग का ये संतुलित। अगला सवाल, अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपों के नाम लिखिए। तो देखिए अपरूपता किसे कहते हैं, जब कोई एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, ठीक है। जैसे आदमी का भी अलग अलग रूप होता है ना, किसी का अच्छा रूप बुरा रूप बाहर में दिखता है, अच्छा अंदर में होता है बुरा, तो ये वैसे उसी टाइप का कुछ नहीं है, ये साइंस वाला है कि अपरूपता किसे कहते हैं। तो जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो इसे अपरूप कहते हैं। तो इस तत्व के इस गुण को क्या कहेंगे, अपरूपता कहेंगे, क्योंकि अपरूपता पूछा है। अपरूप मतलब अलग अलग रूप, ठीक है, अपरूप नाम से ही समझ में आ रहा है, अपरूप मतलब अलग अलग रूप। जब कोई तत्व अलग अलग रूपों में पाया जाता है तो उसे हम अपरूप कहते हैं, उस तत्व का अपरूप कहते हैं, और इस गुण को अपरूपता कहते हैं, ठीक है। जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। और पूछा है कि 2 प्रमुख अपरूपों के नाम कार्बन के, तो कार्बन के 2 अपरूप क्या क्या है, एक हीरा हो गया और एक ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक का उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले चालक से तो सभी लोग परिचित होंगे ही, अर्धचालक का भी नाम सुने होंगे। अचालक मतलब कुचालक होता है, अतिचालक जो है शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, तो ध्यान से देख लीजिए, सभी काम बताते हैं डिटेल में। देखिए चालक मतलब ऐसा कि वो चालक करता है, उसमें चल जाता है कुछ भी, ठीक है। तो क्या चल जाता है भैया, तो उसमें उष्मा भी प्रभावित होते हो सकती है, धारा भी प्रभावित होती है, ठीक है। तो देखिए क्या इसका डिफिनेशन, चालक ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होता है। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ, चाहे आप धातु हो, कुछ भी हो, अधातु हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, अगर विद्युत धारा आसानी से बिना रुकावट के प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग चालक कहेंगे। एक भीगी हुई लकड़ी भी चालक होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भीगी हुई लकड़ी को आप करंट फ्लो हो सकता है, उसमें आप बोर्ड में घुसाइए तो उसमें आपको करंट मारेगा, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ जो बिना रुकावट आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिसमें, उसे हम लोग चालक कहते हैं। जैसे क्या, सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। सोना चांदी में इसमें कोई रुकावट नहीं होता है, प्रतिरोध नाम मात्रा का होता है इस सब में। देखिए क्या है उसके बाद, अचालक जैसे ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अचालक बोलिए या कुचालक बोलिए, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, कुचालक, चालक नहीं होने देता है, चलने नहीं देता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो याद कर लीजिए, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग अचालक या कुचालक कहते हैं, ठीक है। अचालक या कुचालक कुछ भी नाम लिखा हो सकता है। क्या, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, इससे धारा प्रवाहित होती है नहीं। प्लास्टिक का बोर्ड में घुसाते हैं तो करंट मरता है नहीं ना, तो ये सारा चीज़ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध चालक से ज़्यादा पर कुचालक से कम होता है। अर्धचालक मतलब क्या, आधा चालक। अर्धचालक मतलब आधा चालक, ठीक है। मतलब उसमें ना ज़रा बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, ना बहुत कम प्रतिरोध होता है, बीच बीच का होता है। ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध चालक से ज़्यादा पर कुचालक से कम होता है, मतलब इतना भी प्रतिरोध नहीं होता है कि वो बिल्कुल चालन ही ना करे विद्युत का,
थोड़ा थोड़ा प्रतिरोध मतलब होता है, मीडियम प्रतिरोध। तो ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध चालक से ज़्यादा, ठीक है, चालक से ज़्यादा होता है, इसलिए चालक से इसमें धारा प्रवाहित कम होगी। चालक से ज़्यादा पर कुचालक से कम होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। और ताप बढ़ाने पर यह चालक जैसा व्यवहार करते हैं। ताप अगर बढ़ा देते हैं तो इसमें चालक जैसा व्यवहार करते हैं, इसमें आसानी से धारा प्रवाहित होने लगती है। उदाहरण के लिए देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अगला अतिचालक। अतिचालक मतलब होता है सुपर कंडक्टर। ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें निश्चितता पर प्रतिरोधकता का मान बहुत तेजी से घटता है। मतलब ऐसा धातु या पदार्थ जिसमें मान लीजिए कुछ अगर तापमान बढ़ा देते हैं या फिर कोई फिक्स कोई भी तापमान में प्रतिरोध बिल्कुल तेजी से घटता है, शून्य हो जाता है, मतलब कोई रुकावट ही नहीं होता भैया, इतना तेजी से घटता है, धीरे धीरे वो जीरो प्रतिरोध हो जाता है। जीरो प्रतिरोध मतलब कोई रुकावट नहीं, धारा को रोकने वाला कोई नहीं बचा, प्रतिरोध शून्य हो गया, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अतिचालक। मतलब बहुत अच्छा से चालक करेगा, क्यों, धारा रोकने वाला रहेगा ही नहीं कोई प्रतिरोध, क्योंकि जब एक ऐसा तापमान जिसमें जिसमें प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया पारा, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो धातु जिनमें निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, बहुत इससे घट के शून्य हो जाता है, उसे हम लोग अतिचालक कहते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है, जीवाश्मीय ईंधन किसे कहते हैं, तो जीवाश्मीय ईंधन की क्या हानियां हैं। तो देखिए, ऐसे ईंधन जिसका निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष पहले जमीन में दबे मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से हुआ है, उसे जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। समझ गए, मतलब क्या, कोई ऐसा ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जमीन के अंदर दब गया है, कभी भूकंप आया होगा तो जीव जंतु सब मर गए होंगे, पेड़ पौधों सब अंदर में दब गया होगा, ठीक है, और वही चीज़ बाद में कोयला पेट्रोलियम बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्मीय ईंधन बोलते हैं। तो ये तो डेली चीज़ नहीं होता है, ठीक है, कब लाखों करोड़ों वर्ष पहले, कब जो भूकंप आया था, जब सब जीव जंतु दब के मर गए थे, तब इसका निर्माण हुआ है, और लाखों करोड़ वर्ष बाद आज हमें ये चीज़ मिल रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जीवाश्मीय ईंधन। मतलब जीवों के अवशेष कह सकते हैं, जीवों के दब जाने से, पेड़ पौधों के दब जाने से इसका प्राप्त हुआ है। जीवाश्मीय ईंधन के निम्नलिखित हानियां हैं, और जो मैं लिखा रहा हूँ उसको आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि सब मैंने खुद ये सब नोट्स बनाया आप लोग के लिए। जीवाश्मीय ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं, क्या क्या हानियां हैं, देखियो, कोयला को जलाते हैं तो बहुत धुआं निकलती है, मतलब क्या, प्रदूषण होगा, तो इनको जलाने से प्रदूषण उत्पन्न होता है। इनके भंडार सीमित है तथा लगातार प्रयोग से जल्दी समाप्त हो जाएंगे। और क्या, जीवाश्मीय ईंधन जितना है उतना ही है ना, डेली तो बढ़ नहीं रहा है, पर जितना है उतना ही भंडार है, जो लाखों वर्ष पहले जो बना है, मतलब जो दब गया उसके कारण जो बना है उतना ही है, तो इसका लगातार हम लोग प्रयोग करते रहेंगे तो क्या जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये भी हानि है कि बाद में उनको नहीं मिलेगा ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीवाश्मीय ईंधन को जलाने से, देखिए जीवाश्मीय ईंधन को अगर जलाएंगे तो क्या कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जैसे अम्लीय गैस निकलती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। अब इसको अगर जलाएंगे तो क्या कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे अम्लीय गैस निकलेंगे, जिससे अम्लीय वर्षा होगी, और अम्लीय वर्षा होगी तो भूमि को भी अम्लीय कर देगा, मतलब भूमि को भी खराब कर देगा, ठीक है, पानी को भी जहाँ गिरेगा वो अम्लीय वर्षा में pH मान 7 से कम होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा से भूमि भी खराब होगा, जो इन पर पानी होगा वो भी खराब हो जाएगा। अगला सवाल, धातु एवं अधातु के दो भौतिक तथा दो रासायनिक गुणों में अंतर लिखने बोला है। देखिए, धातु और अधातु में दो अंतर लिखने बोला है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर दो, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर दो। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणों के आधार पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु धातु में क्या क्या अंतर है, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला है, धातु आघातवर्ध तथा तन्य होती है। मतलब धातु आघातवर्ध होती है, मतलब जिसको पीट कर पतली चादर हम बना सकते हैं धातु को, और तन्य भी होती है, मतलब खींचकर तार का रूप दे सकते हैं उसको। पर अधातुएं ऐसा नहीं होती है, अधातुएं को आप तार के रूप में नहीं बदल सकते हैं, उसका पीट कर पतली चादर नहीं बना सकते हैं। तो क्या, धातुएं आघातवर्ध और तन्य होती है, जबकि अधातुएं आघातवर्ध और तन्य नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल, ये अगला पॉइंट, धातुएं चमकदार होती है, सोना, चांदी, रूपा, एल्युमिनियम क्या सब चमकता है, शाइनिंग करता है, लेकिन अधातु करता है, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब करता है, शाइनिंग नहीं करता है, तो ये धातुएं चमकदार नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला, ये हो गया भौतिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणों के आधार पर देखते हैं। रासायनिक गुणों के अंदर आधार पर 2 पॉइंट देखते हैं, क्या क्या अंतर है, कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, धातुएं क्या क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। अधातु क्या करता है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक मतलब क्या, जैसे NaCl, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब Na हमेशा क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, तो Na प्लस मतलब विद्युत धनात्मक हो गया,
ठीक है। तो इसलिए धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है, और अधातुएं क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसे क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन माइनस हो गया, तो माइनस हो गया मतलब विद्युत ऋणात्मक हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और धातुएं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगला सवाल देखिए, NaCl और MgCl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का आरेख खींचने बोला है। तो देखिए NaCl में क्या होता है, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है बाहरी कक्ष में, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन रहता है बाहरी कक्ष में। तो Na अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 तो कोई देगा नहीं, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब Na पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, Na प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 देता तो 2 प्लस होता। और Cl क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लिया, स्टेबल हो गया। 7वां इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास था। ऑक्सीजन Na को बोला भैया एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दो, हम अपना 8वां पूरा कर लेंगे, क्योंकि किसी भी तत्वों का ये चाहता है कि अपना अष्टक पूरा करे, अपना स्टेबल रहे। ठीक है, जैसे कोई भी आप लोग क्या चाहते हैं, पेट भर जाए ना, इसी तरह लोग भी चाहता है अपना पेट भर जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है पेट भरने के लिए, पेट भरता है लोग 8 इलेक्ट्रॉन से। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया Na से और ले लिया, पेट भर गया। पर पेट भर गया तो क्या हो गया, इसके माथे पर ऋण हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का उधारी ले लिया ना, ले लिया इससे, तो इसलिए Cl यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, और इस प्रकार ये बन के क्या बन गया, NaCl बन गया। नेक्स्ट देखिए उसी प्रकार के MgCl2, तो Mg में एक Mg है, Cl2 2 है, Cl करके, तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन बाहर में है। Mg में 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, Mg में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है। तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसमें कौन कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ए भी लिया, एक इलेक्ट्रॉन ए भी लिया, इसलिए Cl पर कितना माइनस, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Cl2 2 माइनस, ठीक है, 2 होगा यहाँ पे, Cl2 2 माइनस, और इस प्रकार क्या बन जाएगा, MgCl2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और ये न्यूमेरिकल है आप लोग का प्रकाश चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि एक न्यूमेरिकल फिक्स रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति याद करें। ठीक है, प्रकाश किरण आरेख भी खींचना है, तो चलिए सबसे पहले क्या कर दिया उसको लिख लेते हैं। बीम की लंबाई कितना, 5 सेंटीमीटर, तो बीम की लंबाई या ऊंचाई बोलिए, एक ही बात है, 5 सेंटीमीटर हो गया। फोकस दूरी कितना दिया, फोकस दूरी दिया देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु का दूरी हमेशा माइनस में ही होता है, यू हमेशा माइनस में ही होता है, याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसलिए -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए इससे किरण आरेख खींचने वाले, तो चलिए खींचते हैं। देखिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो 25 सेंटीमीटर। भैया इसका फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, और इसका डबल मतलब हो जाएगा 20, तो 2f1 20 हो जाएगा, और इसको 25 मतलब उससे थोड़ा दूरी पर रखेगा, तो यहाँ पर हम रख दिए इसको बीम को। ठीक है, अब इससे 2 किरण निकलेगा, एक यहाँ जाएगा और एक इधर से केंद्र से होकर यहाँ पर इधर चल जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ से जाएगा वो फोकस से पार होगा, F2 से पास होकर यहाँ पर कटेगा, और यहाँ पे आप लोग का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब उल्टा बन गया, पर उल्टा तो बना, पर क्या साथ में छोटा भी बना। देखिए यहाँ पर छोटा बना ना, इससे ये बड़ा है, ये क्या बन गया, देखिए छोटा बन रहा है ना। तो वही हो गया आपका, ये प्रतिबिंब हो गया, और ये हो गया F1, ये 2f1, ये F2, ये 2f2, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। नाम दे दिए प्रतिबिंब का AB और A' B'। तो ये किरण आरेख हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कहाँ पर बन रहा है। तो 1/, हम लोग जानते हैं लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f = v - 1/u। f का वैल्यू 10 दिया है, v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू -25, तो -25 रख दिए। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस 1/25 कर दिए। प्लस 1/25 इधर में एक प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -1/25 हो गया बराबर की इधर जाके। ठीक है, बराबर 1/v। अब इसको एलसीएम ले लिए, 10 और 25 का एलसीएम कितना हो गया, 50 हो गया। 10 × 5 = 50, तो 5 × 1 = 5, 25 दूनी 50, 2 बार में, तो 2 × 1 = 2। ठीक है, 1/v हो गया। अब इसको 5 में 2 गया, 3/50 बराबर 1/v, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 3/50। तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो v बराबर उल्टा हो जाएगा 50/3, इसको भाग दिया, 16.66 सेंटीमीटर लोग आंसर आ गया। कितना दूरी पर बनेगा, तो 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, देखिए ये प्लस में आया मतलब लेंस के पीछे बनेगा ना, तो क्या होगा, इसलिए वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा देखिए यहाँ पर उल्टा बन रहा है ना। अब चलिए देखते हैं, उल्टा मतलब क्या, माइनस में रहेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो चलिए देखते हैं माइनस में होगा। अब प्रतिबिंब का ऊंचाई भी बोला है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कितना साइज का होगा। तो लोग जानते हैं m = h' होता है, = v/u होता है लेंस के लिए। ठीक है, लेंस के लिए m = h' = v/u। अगर दर्पण होता तो -v/u होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन लेंस है इसलिए v/u।
सबका हम वैल्यू पुट कर दिए। एच डैश बाई एच का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 50 बाई 3 तो 50/3 लिख दिए, यू का वैल्यू -25 तो -25 लिख दिए। 25 दूनी 50 कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस है तो माइनस, और 5 दूनी 10 हो जाएगी गुना, और 10/3 हो गया, इसका हम भाग दे 3.33 सेंटीमीटर आ गया ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब माइनस में आ रहा है मतलब क्या, उल्टा बनेगा, बस ये इतना ही करना था। नेक्स्ट इसी का और एक सवाल था कि श्रेणीक्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्वक्रम में बैटरी को संयोजित करने के क्या लाभ है, तथा 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन कुल प्रतिरोध एक बार 11 ओम पर प्राप्त हो, एक बार 1 ओम प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लाभ देख लेते हैं क्या है। तो श्रेणीक्रम में संयोजित करने के स्थान पर पार्श्वक्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ है। क्या क्या कि पार्श्वक्रम में सभी युक्तियों को समान वोल्टेज मिलता है। पार्श्वक्रम में लाभ क्या है कि सभी जो जितनी सारी युक्तियाँ होती है सभी को समान वोल्टेज मिलता है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज उसमें बढ़ जाता है। पार्श्वक्रम में ऐसा होता है ना, ऐसे करके, तो सभी में वोल्टेज अलग अलग चल जाता है, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि श्रेणीक्रम में एक युक्ति खराब होने पर बाकी सारी युक्तियाँ काम करना बंद कर दें। श्रेणीक्रम ऐसा होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक युक्ति खराब हो गया, ठीक है, तो इसके बाद जितनी सारी युक्तियाँ, अब इधर खराब हो गया, धारा ही नहीं जाएगा, तो ये सारा भी काम करना बंद कर देगा। तो क्या होता है, एक युक्ति अगर खराब हो जाता है तो बाकी सारी युक्तियाँ भी काम करना बंद कर देती है, जबकि पार्श्वक्रम में ऐसा नहीं होता है। पार्श्वक्रम में ऐसा होता है ना, तो मान लीजिए कोई एक ही युक्ति खराब हुआ तो वो वाला खराब होगा, धारा इसमें से बह जाएगा, ये सब चलेगा, बाकी सब चलेगा पार्श्वक्रम में। लेकिन श्रेणीक्रम में एक वो खराब हुआ तो बाकी सब में धारा जाना बंद हो जाएगा, तो बाकी सब भी खराब ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, श्रेणीक्रम में समान विद्युत धारा बहती है जबकि पार्श्वक्रम में जरूरत के अनुसार युक्तियों को विद्युत धारा मिलती है। श्रेणीक्रम में क्या, सबको समान धारा बहती है, सब में चाहे जरूरत हो चाहे ना हो सबको समान समान बांट देता है। लेकिन पार्श्वक्रम की जरूरत के हिसाब से सब में धारा बहती है, ठीक है, जिसका 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 जितना प्रतिरोध उस हिसाब से उसको धारा मिलती है, ठीक। और इसी में अगला वाला पूछा है जो किस क्रम में संयोजित करेंगे। तो देखिए पहला नंबर जो ए नंबर है, 11 ओम प्राप्त करने के लिए हम तीनों को श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे। आप लोग पहले ही इसको देख सकते हैं, एक बार रफ करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो देखने से ही मिलता है, सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग को 11 आ जाएगा। तो 11 ओम प्राप्त करने के लिए सभी को हम श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे। श्रेणीक्रम का हम फॉर्मूला जानते हैं कि R = R1 + R2 + R3 होता है, 2 + 3 + 6 11 आ गया, R = 11 ओम आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है 1 ओम प्राप्त करने के लिए, तो आपको सॉल्व करके साइड में देख सकते हैं, अगर इसको हम पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तीनों को तो 1 ओम मिल जाएगा, इसलिए R1 R2 R3 क्या जोड़ेंगे, पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे। R1 इतना है 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम। देखिए ये पार्श्वक्रम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पार्श्वक्रम हम जोड़ दिए तो क्या हो गया, एलसीएम लेके ये भी करके देखिए 1 आ गया, ठीक है। और इसी का और में और एक सवाल था, देखिए सॉरी और में नहीं, 26 नंबर सवाल। एक ऐसा आपको बीकर दिया है, इसमें नाम पूछा है, तो नाम जो 1 नंबर में होगा बल्ब होगा, 2 नंबर में ये कुंजी है जिसको हम लोग स्विच भी बोलते हैं, 3 नंबर में एनोड है, 4 नंबर में जार बोलते हैं, इसको बीकर भी आप कह सकते हैं, और 5 नंबर में ये जो सॉल्यूशन है किसका, नमक का विलयन है, ठीक है। और दोस्तों इसी का और में और एक सवाल है कि इसमें 4 नाम दिया है, उसका आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला बहुत ही आसान बच्चा वाला पूछा है। साधारण नमक का NaCl होता है, जल का H2O होता है, धोने वाला सोडा का Na2CO3.10H2O, ये भी वाला भी दीजिएगा, ठीक है, तभी सही होगा, .10H2O होता है। और इसे आम भाषा में Na2CO3 भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर फॉर्मूला पूछेगा तो पूरा को लिखना है, ठीक है। बेकिंग सोडा को हम लोग NaHCO3 बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग खाने का सोडा भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये 4 फॉर्मूला आपका सूत्र हो गया, ठीक है। तो आपका साइंस का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सारा सॉल्यूशन हो गया। आशा करता आप लोग अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कैसा लगा है, क्योंकि आप लोग कमेंट करें सर जल्दी अपलोड कर दीजिए, इसलिए मैं जल्दी अपलोड कर दिया। और मैथ का जल्दी अपलोड होगा, देखते हैं मेरा तबीयत अगर थोड़ा सा ठीक भी हो जाता है, थोड़ा सा आवाज़ ठीक होता है तो मैथ का अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, और आशा करते हैं आप लोग सभी को समझ में आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। बिल्कुल अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, अभी से अच्छा से पढ़िए, अभी 1.5 महीना टाइम है, बहुत टाइम है, अभी भी पढ़ाई हो सकती है, तो बस अच्छे से पढ़िए, लगे रहिए जुनून के साथ, ताकि अब की बार 90 पार। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।